वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का। उसका नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। यानी कि नाजी एक कम्युनिटी थी, उसका उदय होना, उसका फैलना, या हिटलर का राइज होना, एक ही बात है। उसके बारे में आज हम सो एक सिनेरियो है कि मई 1945 में जर्मनी या जर्मन लोगों ने जो है अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया था। अलाइज कौन थी? जो अलाइड पावर्स थी वो इनिशियली उनको स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा, और 1941 में उसके अंदर जो है यूएसएसआर, रशिया और यूएसए अमेरिका भी उसमें जुड़ गया। उन्होंने जो है एक्सिस पावर्स के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, नेमली जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ जो है इन ऐसी पावर्स के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस समय जो है प्रोपेगेंडा जो मिनिस्टर थे हिटलर के, जो हिटलर का साथ देते थे, जो ऐसी सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई थी, गोबेलिस, वो और उनकी पूरी फैमिली ने जो है सुसाइड कमिट कर ली थी बर्लिन के बंकर में, अप्रैल में, अप्रैल के समय में। एट द एंड ऑफ द वॉर, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नोरेम्बर्ग के अंदर उन्होंने जो है नाजी वॉर के क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। किसके लिए? शांति के खिलाफ क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए, युद्ध के अपराधों के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए उसके लिए। और अंडर द शेडो ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, अंडर द शेडो ऑफ टू वर्ल्ड वॉर, जर्मनी वेज्ड ए genocidal war which resulted in mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe, including 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians and 70,000 German। दो वर्ल्ड वॉर जो आपके हुए, उसकी उसके अंडर, उसकी छाया में जो है जर्मनी के अंदर जो एक जेनोसाइडल वॉर चला। ठीक है, जेनोसाइडल वॉर के अंदर जो है मास मर्डर किया जाता था, ग्रुप में लोगों को मारा जाता था, एक पर्टिकुलर इनोसेंट ग्रुप कम्युनिटी के लोगों को मार दिया जाता था यूरोप में, सिविलियंस को, जिसमें आपके 6 मिलियन जूस थे, 2 लाख जिप्सी थे, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस थे और 70,000 जर्मन और एक्सेट्रा थे। जेनोसाइडल क्या होता है? एक लार्ज स्केल पर, लार्ज पेस पर जो है लोगों को मारा जाना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेंजरस पॉइजनस गैस। ठीक है, तो जेनोसाइडल होता था किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को, ग्रुप के, कम्युनिटी के लोगों को जो एक बड़े पैमाने पर मार दिया जाता था उस समय। तो उस समय जो है एक नई जो पार्टी उभर कर सामने आई, पार्लियामेंट्री पार्टी आई, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। जर्मनी जो है पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 टू 1918 अलोंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लड़ा? जो अलाइज थी आपकी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। जर्मनी ने जो है शुरुआत में तो जो है फ्रांस और बेल्जियम के इलाकों पर जो है कब्जा कर लिया उसने शुरुआत में, लेकिन जो अलाइज ने फिर बाद में, अलाइज ने मिलके, कुछ कंट्रीज ने, उन्होंने जो है जर्मनी को हराया। जर्मनी और सेंट्रल पावर्स 1918 में जो थी उनको हराया। अब जर्मनी की डिफीट के बाद क्या हुआ, और एम्परर जो तानाशाह था, शासक था, उसको हटाने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज के पास जो है एक अपॉर्चुनिटीज थी जो जर्मन की राजनीति के अंदर चेंज लाने की। तो एक नेशनल असेंबली बुलाई गई वेमार के अंदर और एस्टेब्लिश किया गया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। अब जो रिपब्लिक थे वहां पर, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। अब जो रिपब्लिक डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, जो वहां पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो वहां के लोगों के द्वारा रिसीव नहीं किया गया, मतलब माना नहीं गया एक तरीके से आराम से।
और लोगों को फोर्स किया गया इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जर्मनी की डिफीट के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के समय। काफी जर्मन जो हैं न्यू वीमार रिपब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि युद्ध में हार के लिए भी उनको जो है और डिस्ग्रेस एट वर्सलीज में, जो वर्सलीज में भी जो बुरा हाल हुआ उनका, उसके लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराया गया। अब वॉर की वजह से क्या अफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? वॉर की वजह से बहुत ज्यादा बुरा गहरा प्रभाव पड़ा पूरे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली। उस समय जो आपका एक यूरोप जो एक क्रेडिटर था, मतलब दूसरों को पैसा देने वाला, दूसरों को उधार देने वाला था, आज वो खुद कर्जे में डूबा हुआ था। जो सपोर्टर्स थे आपके वीमार रिपब्लिक के, उनको जो है अब कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट के सर्कल में इजीली टारगेट किया जाने लगा, इजी क्रिटिसाइज करके उनके ऊपर अटैक किया जाने लगा। अब सोल्जर जो थे, सिपाही जो थे, वो इस समय सिविलियन से ऊपर समझे जाते थे, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, अग्रेसिव वॉर प्रोपगेंडा इस समय तैयार हो गया था। नेशनल ऑनर जो था, राष्ट्र की इज्जत करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, उसके लिए रिस्पेक्ट होना। अब फ्रेजाइल जो डेमोक्रेसी यहाँ पर, जो नई यूथ डेमोक्रेसी जो यहाँ पर डेवलप हो रही थी उस समय, वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाई और यूरोप के अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर होने शुरू हो गए। वीमार रिपब्लिक का जो है बर्थ हुआ कंसिडर्ड विद द अपराइजिंग ऑफ स्पार्केटिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। मतलब ऐसे टाइम पे जो वीमार रिपब्लिक का जन्म हुआ, वो उभर कर सामने आया। जो स्पार्केटिस्ट थे, उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जर्मनी के अंदर, जिसकी वजह से हिटलर को वहां पर समय मिला, मौका मिला एक तरीके से हम कहें। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पर जर्मनी ने जो है हिटलर के लिए रास्ता कवर कर दिया। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो है इस समय इतनी ज्यादा हाइट पर थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। आपका इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ गई 1923 तक। जर्मनी ने उस समय फिर क्या कर दिया, जो वॉर के लिए उसको दोषी ठहराया गया इस समय और उससे ही पैसा वसूलने की जो है कोशिश की गई, तो उसके लिए उसने जो है वॉर रिप्रेशन के लिए उसने पैसा देने के लिए मना कर दिया कि भाई हम पैसा नहीं देंगे। तो इस समय फ्रांस ने जो है उसका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, रूहर जो है जर्मनी का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर जर्मनी ने जो है रिटेलिएटेड करते हुए प्रिंटिंग पेपर करेंसी जो है वो रेकलेसली छापना शुरू कर दी। ठीक है, मतलब पैसे की कमी हो गई उनके पास, तो उन्होंने पेपर करेंसी जो है, नोट है, वो तेजी से छापने शुरू कर दिए। अब उसकी वैल्यू गिरने लग गई, जितने ज्यादा नोट छापने लग गए उनकी इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में डाउन हो गया, लेकिन वो घर पे पैसा छाप रहे हैं अपना, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, जो प्राइजेस थे किसी भी सामान के, वो हवा में ऊंचे उड़ने लगे और हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई, जब करेंसी हद से ज्यादा, डिमांड से ज्यादा जब हम उसको छाप देते हैं, वो वाली सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई। तो अब यहाँ पर ईयर ऑफ डिप्रेशन आ गया, अर्थव्यवस्था गिर गई यहाँ पर इनकी। 1924 से 1928 तक कुछ स्टेबिलिटी थी। ठीक है, अभी तक जो है वो थोड़ा सा मिट्टी पर बने हुए थे, मतलब थोड़ा सा तालमेल बना हुआ था। और जर्मनी जो है उस समय तक जो है टोटली जो शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए जो गोल्स बनाए जाते थे, शॉर्ट टर्म्स लोन्स होते थे, उनके ऊपर डिपेंड करता था। लार्जली जो यूएसए से उसको लोन मिलता था। तो ये सपोर्ट भी फिर जो है आपका हटा लिया गया, जो 1920 वाले क्रैश के बाद वॉल स्ट्रीट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर जो हुआ। जर्मन की इकोनॉमी इस समय बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। ठीक है, उसके अंदर सोशल अनरेस्ट आ गया, उठापटक मच गई, लोगों में हाय तौबा हो गई। मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसके अंदर जो है भय की भावना डेवलप हो गई। लोग यहाँ पर जो है दिहाड़ी मजदूर बनने के उनके मन में जो है भय बैठ गया। उनको दिहाड़ी मजदूरी, वेजेस लेबर बनने का भी जो है खतरा वहां पर मंडराने लगा। वीएमआर रिपब्लिक के जो है कुछ डिफेक्ट्स थे यहाँ पर, जिसकी वजह से ऐसा होना पड़ा। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था कि भाई लीडर जो होते थे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप के लोग होते थे।
ठीक है, या कुछ लोगों के पास सत्ता होती थी। आर्टिकल 48 था जिसके अंदर जो है उन्होंने पावर दे दी थी प्रेसिडेंट को कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, सिविल राइट्स जो है लोगों के उनको सस्पेंड कर सकता है, जो है उसके पास जो रूल होता है, रूल बाय डेक्री। तो इसकी वजह से वहां पर जो है बहुत बुरा हाल, इकोनॉमिकली क्रैश होने के बाद जर्मनी की बुरी कंडीशन हो गई थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका, अब हिटलर जो है पावर में कैसे उभर कर आया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।